नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन विद्यार्थियों का 2024 का मेंस है वो बढ़िया से अपनी तैयारी में लगे रहें। जिनका टारगेट 2025 है वह प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ रणनीतिक रूप से लेकर आगे बढ़े। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेके, जिसमें उसका जो पहला खंड है वह है संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, जो 150 अंकों का है। इन 150 अंकों के लिए आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वैसे तो एग्जाम गुरुजी आपके लिए सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग अभी तक सारथी प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एग्जाम गुरुजी का जो सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम है वह लगातार 15 महीने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपको लगभग 60 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 40 प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का प्रश्न बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपकी जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट कॉपीज रहेंगी उनका बेहतर तरीके से मूल्यांकन होगा। आपकी कॉपी में जो भी समस्याएं, जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए मेंटर आपके पास कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या समस्या है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, जिसके खंड आ में शामिल है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना। जैसा कि थंबनेल में आप जो देख रहे हैं, यहीं से चीजें आपको देख पा रही हैं कि इसके 3 खंड मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें विभिन्न 5 यूनिट्स में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट तो रहेगा संविधान को लेकर। संविधान को लेकर सिलेबस पर पर्याप्त आपको पढ़ना होगा। दूसरा भाग रहेगा शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था को लेकर, और तीसरा भाग रहेगा जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के संबंध में चर्चा होगी। तो जो 5 यूनिट्स बनाई गई हैं, एमपीपीएससी द्वारा डिजाइन की गई हैं, उनमें मुख्यतः आपको कहां कहां ध्यान देना है। एक तो संविधान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई संविधान की संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है, हमारे भारतीय संविधान के सोर्सेस क्या है, निर्माण में कितना समय लगा, क्या कठिनाइयां आई हैं,
साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, हमारे संविधान का महत्व क्या है। उसके बाद जब आगे देखेंगे तो देखेंगे यहां की शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई। तो अगली कुछ यूनिट्स में शासन व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी कि शासन या सरकार क्यों जरूरी है, इसके कितने अंग हैं, इन अंगों के पृथक्करण में देखेंगे कि इनका पृथक्करण की बात की गई है या नहीं की गई है, क्या एक दूसरे से ये अंग संबंधित हैं। जैसे सरकार के अंगों में आप देखेंगे तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनको विस्तार से आपको इसके अंतर्गत देखना है। साथ में यह देखना है कि इनके मध्य आपस में क्या संबंध है, इनके मध्य आपस में क्या कुछ विवाद के कारण है, ये सब कुछ देखना होगा। और केवल इन तीनों ही अंगों को केंद्र स्तर पर नहीं देखना, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखना है, इन्हें हमें राज्य स्तर पर भी देखना है। कि अगर हम विधायिका पढ़ रहे हैं केंद्र स्तर पर, तो विधायिका में हम देखेंगे कि हम वहां संसद पढ़ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में हमें विधानमंडल अर्थात विधान सभा और विधान परिषद की जानकारी भी लेनी होगी, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना होगा तो उच्च न्यायालय भी साथ में पढ़ना होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें साथ में यह भी पढ़ना होगा कि राज्यपाल के क्या दायित्व हैं, राज्यपाल की क्या भूमिका है। यह भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री के पद और जो हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रकार से पहली चीज तो आप देखेंगे कि संविधान के बारे में हमें सब कुछ आना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ क्या, इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या हमें 20 पुस्तक पढ़नी है, 25 पुस्तक पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो संविधान के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ में जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है, चाहे वह जिला स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर है और चाहे केंद्र स्तर पर है, तीनों ही स्तर पर। कहने का आशय यह है कि अगर हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में स्थानीय स्वशासन को भी शामिल किया गया है, पंचायती राज को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही हमें इस पेपर में कुछ विचारकों को पढ़ना है, और वो विचारक कौन है? राजनैतिक विचारक। आगे हम देखेंगे यूनिट वाइज इसको डिकोड करेंगे सिलेबस को कि आखिर किस यूनिट में क्या क्या है और वहां से किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। और जब 4-5 वर्षों के प्रश्न आप देखते हैं तो आपको यह अनुमान हो जाता है कि आगे आने वाले वर्षों में सामान्यतः लगभग क्या वही प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी के आधार पर आगे की तैयारी करते हैं। अब जैसा हम बात कर रहे थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, साथ में सिलेबस के बारे में कहा जाता है। एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए जब भी आप आते हो तो अगर आपके मेंटर्स सही हैं तो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि सबसे पहला आपका काम होना चाहिए सिलेबस को बार बार पढ़ना, सिलेबस को समझना। एमपीपीएससी के सिलेबस को जब तक आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप समझ नहीं पा रहे हो, तब तक आपके लिए मुख्य परीक्षा बहुत कठिन है। लेकिन जिस दिन आपको एमपीपीएससी मेंस के सभी विषयों के सिलेबस को आप डिकोड पर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उसकी गहराई को, वहां से आप के लिए जो है एमपीपीएससी का मेंस बहुत आसान हो सकता है।
तो सिलेबस डिकोड कैसे करना है? तो सिलेबस डिकोड करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रॉपर एक सोर्स, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और सिलेबस का प्रिंट आउट। सिलेबस को खोलिए, जैसे हम बात कर रहे हैं पेपर 2 पार्ट ए की, तो सिलेबस ओपन कर लिया, आपके सामने रख गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, जो कि सारथी प्रोग्राम के अंतर्गत एग्जाम गुरुजी आपको प्रश्न बैंक प्रोवाइड कर रहा है सभी पेपर्स का। अगर अभी आप तक इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी जुड़िए। यहां पर तीसरा चीज आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक प्रॉपर सोर्स हो, प्रॉपर नोट्स हो। सामान्यतः एमपीपीएससी तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के पास संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित एम लक्ष्मीकांत की प्रामाणिक बुक उपलब्ध रहती है, लगभग सबके पास रहती है। तो पहला सोर्स तो हो गया आपका एम लक्ष्मीकांत। दूसरा और क्या सोर्स हो सकता है? तो दूसरा सोर्स हो सकता है जो कि प्रामाणिक हो और जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग स्वयं प्रयोग करती है, और वह है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स। लेकिन समस्या यहां एक और निकल के आती है कि क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो संविधान से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित 10, 15, 20 बुक्स हैं, सबको पढ़ना है? तो अगर आप सभी बुक्स को पढ़ेंगे तो आप एमपीपीएससी मेंस में बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको यहां पर उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है, और जरूरत 25 बुक्स की नहीं है, 1 या 2 सोर्स की है। तो इसका उपाय यह है कि चूंकि एग्जाम गुरुजी के जो नए नोट्स 2024 के नए पाठ्यक्रम पर आधारित बन रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, नए नोट्स चाहे किसी भी पेपर्स का हो, किसी भी पार्ट का हो, हम उसके लिए हमारा जो सोर्स है, वह मुख्य सोर्स जो है वह हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है। तो आपको उन 25 बुक्स को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत के साथ एग्जाम गुरुजी के नोट्स, क्योंकि जो उन 25 नोट्स का जो सार है वो हमने निकाल के एग्जाम गुरुजी के नोट्स में डाल दिया है, जो कि प्रामाणिक, जहां से प्रश्न बनते हैं। और सारथी प्रोग्राम जिन्होंने ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जिनको नोट्स मिलने लगे हैं, वह देख पा रहे होंगे, चाहे वह समाजशास्त्र की बात हो, चाहे वह राजनीति शास्त्र की बात हो, चाहे वह इतिहास या भूगोल की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, सभी के लिए एग्जाम गुरुजी हिंदी ग्रंथ अकादमी को अपना सोर्स बनाया है। इसका मतलब है कि आपको कोई एक प्रामाणिक बुक और दूसरा एग्जाम गुरुजी के नोट्स को साथ में रखना है। तो पहला था आपका सिलेबस, दूसरा था आपका नोट्स और एक बुक, ठीक है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों को रख लीजिए, और रखने के बाद आप देखेंगे एक एक सिलेबस की पंक्ति को पढ़िए और देखिए उसको जाके अपने प्रश्न बैंक में, प्रीवियस ईयर प्रश्न बैंक में, कि वहां उससे रिलेटेड अब तक पिछले 5 वर्ष का लीजिए, ज्यादा नहीं, उन 5 वर्षों का देखिए कौन कौन से प्रश्न वहां से आए। एक बार नहीं, कई बार देखिए। जब कई बार उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, तो वो प्रश्न खुद ब खुद बताएंगे कि फला टॉपिक में आपको कितनी गहराई में जाना है। इससे होगा क्या कि चूंकि कोई भी टॉपिक है उस पे आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन आपका उद्देश्य पीएचडी करना अभी नहीं है, अभी आपका उद्देश्य है मुख्य परीक्षा में सफल होना। इसका मतलब है या तो आप उसको 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे अधिकतम, पर एक टॉपिक को 1 महीने या 15 दिन तो नहीं पढ़ेंगे।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस अभ्यर्थी ने सिलेबस का डिकोडिंग अच्छी तरीके से जान लिया है, सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ लिया है, उसके लिए मुख्य परीक्षा हलवा है। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक लिमिट में पढ़ना है और वो पढ़ना है और उस समझ में और अपने मन में उसको चीजों को दोहराते जाना है और जाके लिख देना है। उसके लिए आपको उत्तर लेखन करना ही है, तो जो कमियां होंगी वहां सही हो जाएंगी। तो डिकोडिंग का बहुत महत्व है। तो हमारा जो सारथी प्रोग्राम है उसमें हम सिलेबस डिकोडिंग, मेंटरशिप में 1-to-1 डिस्कशन, जो कई ऐसे मेंटर्स आपको मिलेंगे जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो यूपीएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, कई मेंस का अनुभव है उन्हें। तो आपको जहां एक और सिलेबस की डिकोडिंग, तो दूसरी ओर उत्तर लेखन के तरीके, और तीसरी ओर सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, इन सब के साथ आपको 15 महीने तक एक वातावरण दिया जाएगा और यही सकारात्मक वातावरण आपको सफल बनाएगा। आइए देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसका खंड आ में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना को विभिन्न 5 यूनिट्स में किस प्रकार विभाजित किया गया है, उनका आशय क्या है और वहां से किस प्रकार के प्रश्न अभी तक आए हैं। यूनिट 1 का हेडिंग जो यहाँ पे बताया गया है, टाइटल जो बताया गया है सिलेबस में, वह बताया गया भारतीय संविधान। इसका सीधा सा आशय है कि जो भी चीजें इसमें शामिल की गई हैं वह कहीं ना कहीं भारत के संविधान से संबंधित होंगी। अब भारत के संविधान से संबंधित होने का आशय है कि या तो इसमें भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की गई होगी, इसके निर्माण के सोर्स के बारे में बात की गई होगी, इसकी विशेषताओं के बारे में बात की गई होगी, इसके प्रावधानों के बारे में बात की गई होगी, या तो इसकी कमियां और इसमें क्या संभावनाएं भविष्य में हैं चेंजेस के, इसकी बात की गई होगी। और निश्चित रूप से टाइटल ही आपको बताएगा कि आपकी आगे की दिशा क्या होगी। और जो मैं अभी बोल रहा हूं वही आपको यहां देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको देखना है कि भारतीय संविधान की मांग कब से हुई। अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारा जो भारत देश आजाद हुआ, उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी मांग हुई है। तो वहां से लेकर और संविधान के निर्माण तक की कहानी आपको सबसे पहले देखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से लिखिए, 10 नंबर का प्रश्न। तो जब भी आप टॉपर्स से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे अच्छे नंबर लाते हैं मेंस में, तो वो बोलेंगे कि सिलेबस की एक एक लाइन को आपको टच करके निकलना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक रूप से प्रश्न जो बनते हैं वो सिलेबस की लाइन से बनते हैं, वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन के रूप में दिख जाएंगे। जैसे यहां दिख रहा है, भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखिए। अब ये कोई अलग से प्रश्न नहीं आया है, ये आपके सामने दिख रहा है, इतना तो आपको पढ़ना होगा। फिर है विशेषताएं क्या है, तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। छोटा प्रश्न बनाना है तो भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हम जब भी पढ़ें या नोट्स बनाए, सिनॉप्सिस बनाएं, तो हमारे कम से कम ये जो टॉपिक दिखे, ऊपर दिख रहे हैं, ये हमारे उसमें हमारी सिनॉप्सिस में कवर होने चाहिए। फिर उसके अंदर और भी चीजें जो हैं वो तो ठीक है, उनको ऐड करेंगे, पर ये नहीं छूटने चाहिए। फिर भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्रतिपादित किया है। तो निश्चित रूप से
यह प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे पर टिप्पणी कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी चीजें आप यहां देख रहे हैं यूनिट 1 में, वो क्या है, संविधान से संबंधित है। और इसीलिए बोलता हूं कि सबसे पहले हमें टाइटल ही समझ लेना है, आपको सिलेबस याद हो जाएगा। भाई यूनिट 1 में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के बारे में उसकी पृष्ठभूमि क्या है, विशेषताएं क्या है, निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां थी, कितनी बैठकें हुई, कितना खर्चा आया, कौन कौन से देशों से क्या लिया गया है, मुख्य स्रोत क्या थे, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं। फिर इसके अंतर्गत जो चीजें प्रावधान किए गए हैं, प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, उनके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है, उनका क्या महत्व है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये सब आप देख रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या संबंध है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, और यही आपसे यहां से प्रश्न बनेंगे। तो पहला फोकस आपका रहेगा यूनिट 1 में, आपको संविधान के बारे में सब कुछ आना चाहिए, और वो सब कुछ प्रश्न बैंक बताएगा कि कितना कुछ। फिर है वैचारिक तत्व में उद्देशिका, जिसे आप प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। फिर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, या भाग 3 को क्यों कहा जाता है, दोनों में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनसे संबंधित कुछ वाद हैं, उन वाद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उन केसेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर है दूसरा पॉइंट संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य संबंध के बारे में आपको देखना है, और उस केंद्र और राज्य के संबंध को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका किस प्रकार की भूमिका अदा करती है। फिर आप इसके अंतर्गत देखेंगे कि भाई हमारे न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायपालिका बोलते हैं, और उसके अंतर्गत राज्य की न्यायपालिकाएं हैं, लेकिन वह राज्य की ना होकर एकीकृत ही हैं, वो सर्वोच्च के अंतर्गत ही काम करती हैं, और यह स्वतंत्र है। केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, अपना प्रभुत्व नहीं ला सकती। ये स्वतंत्र है, ये निर्णय के लिए स्वतंत्र है। और इन्हें स्वतंत्र क्यों रखा गया है, इसके लिए रखा गया है केंद्र राज्य संबंध को मेंटेन बनाए रखने के लिए, संघवाद को बनाए रखने के लिए, साथ में हमारा जो ये पूरा संविधान है इसकी सुरक्षा के लिए। तो आप यहां देख रहे हैं कि संघवाद, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे यहां पे, फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, साथ में आप अधीनस्थ न्यायालय पढ़ सकते हैं इसमें। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आप देखेंगे, न्यायिक सक्रियता, फिर लोक अदालत और जनहित याचिका। तो पहला पार्ट आपका हो गया भारतीय संविधान से रिलेटेड और उसके वैचारिक तक, और दूसरा पार्ट हो गया आपका संघवाद, तो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है उसके बारे में आप देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन्हीं से रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ नई चीजें, जैसे न्यायिक सक्रियता हो गई, न्यायिक अतिवाद एक शब्द आता है वो हो गया, निष्क्रियतावाद हो सकता है, पैसिविज्म उसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं, जनहित याचिका हो गई, लोक अदालतें हो गई। तो ये थोड़ा थोड़ा इनको भी हमें लेके चलना है। अब ये थोड़ा थोड़ा क्या, तो फिर मैं बोलूंगा कि वही जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, पिछले 5-10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग उसी प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जाने हैं। तो उतना है आपको सिनॉप्सिस बनाना है, अपना नोट्स बनाना है। अब इन्हें पढ़ना कैसे है, तो इनको पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप लक्ष्मीकांत का प्रयोग कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत चूंकि मोटी बुक है, तो उसे पूरा तो पढ़ नहीं सकते ऐसे मेंस के हिसाब से, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे। तो फिर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अब उच्चतम न्यायालय आप पढ़ लिए,
और उच्च न्यायालय नहीं पढ़े, छोड़ दिए, बोले अगले महीने पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है। जब भी आप उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए, टाइम निकालिए, साथ में उसके उच्च न्यायालय जरूर पढ़िए। इससे होगा क्या? इससे होगा एनालिटिकल समझ आपके अंदर आएगी कि आखिर जो सर्वोच्च न्यायालय है वह उच्च न्यायालय से किन बातों में भिन्न है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी पावर्स हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से उनमें भिन्नता लाती हैं। इससे प्रारंभिक परीक्षा में जो एनालिटिकल प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है तो उसके लिए आप तैयार रहते हैं, साथ में मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से खोज पाते हैं। इसी प्रकार जब लक्ष्मीकांत बुक का आप प्रयोग कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप विधायिका पढ़ रहे हैं और विधायिका के अंतर्गत आप उद्देश्य बना के बैठे हैं आज कि हम आज केंद्रीय विधायिका पढ़ लेंगे, हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ लेंगे, तो कोशिश करिए एक दिन और उसको देने के लिए और खुद को बोलिए कि एक काम करते हैं, केंद्र की विधायिका के साथ साथ हम राज्य की विधायिका को भी पढ़ते हैं। तो जहां एक ओर आप लोकसभा और राज्यसभा संसद पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप कोशिश करिए कि विधानसभा विधान परिषद को साथ में उसके पढ़ लिया जाए। उससे होगा ये कि केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनके बारे में आप डिफरेंस कर पाएंगे, और डिफरेंस कर पाएंगे तो आप उत्तर अच्छा लिखने में माहिर हो जाएंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो खेल है वह एनालिटिकल पावर का है। अगर आप अंतर स्पष्ट कर पाते हैं चीजों में तो आप बढ़िया उत्तर लिखने के लिए काबिल हैं, आप अच्छा कर पाएंगे। तो आपको लक्ष्मीकांत का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि एक टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड अगर दूसरा टॉपिक है, अब आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ लिए और बोले कि अब न्यायिक सक्रियता कौन पढ़े, छोड़ो, नहीं, ये गलत। आपको सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के साथ अधीनस्थ न्यायालय अगर टॉपिक में नहीं भी है, 10-15 मिनट उसको एक नजर मार लीजिए। उसके बाद आपको साथ में देखना चाहिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, फिर आपको देखना चाहिए न्यायिक सक्रियता क्या होती है, लोक अदालत और जनहित याचिका क्या है। छोटे छोटे टॉपिक, इनके नोट्स भी जब आप बनाएं, सिनॉप्सिस जब आप बनाएं, तो जैसे जनहित याचिका है, एक पेज आधे पेज में उसको खत्म करिए, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहीं पे आप पुटअप करिए। नोट्स या सिनॉप्सिस कैसे बनाना है इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आप चिंता मत करिएगा, सिनॉप्सिस बनाने का तरीका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसका आप प्रयोग कर पाएंगे। अब पहली यूनिट में आप देख रहे थे कि पहली यूनिट में भारतीय संविधान से संबंधित सारी बातें कही गई हैं। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं। तो दूसरी यूनिट में प्रमुख आयोग और भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा की गई। अब जब यहां प्रमुख आयोग और भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा की गई है तो संभावना है कि उसमें जो आयोग होंगे वह कहीं ना कहीं आपको जो मुख्य इफेक्ट डालते हैं सरकार पर वो आयोग हो सकते हैं। साथ में दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, भारतीय राजनीति। तो जब भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ना है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर राजनीतिक दलों का जो विभाजन है कि भाई कौन सा राष्ट्रीय दल है, कौन सा क्षेत्रीय दल है और कौन से सामान्य दल है, उनके बारे में, उनकी विशेषता क्या है, यह दर्जा मिलता कैसे है, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी विचारधारा क्या है। साथ में हमारा जो आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, उसके संबंध में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति से संबंधित वह भी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। इसके अतिरिक्त जो हमारी भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीयता, भाषा और लिंग की भूमिका है, आखिर कोई भाषा एक राजनीतिक
बात को कैसे प्रभावित करती है, या राजनीति को कैसे प्रभावित करती है एक जाति, या भाषा कैसे प्रभावित करती है, या एक विशेष वर्ग राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। और राजनीति को प्रभावित करने का आशय है मतदान व्यवहार को प्रभावित करना, कि जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके दिमाग को आप कितना प्रभावित कर पाते हैं कि वह फला को वोट देने जा रहा था एक पार्टी को, और उसको कौन कौन सी बातें प्रभावित कर रही हैं जिसके आधार पर वह वोट करने जा रहा है। तो यहां हम देखेंगे कि भारत की राजनीति को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है, धर्म कैसे प्रभावित करता है, वर्ग, भाषा, लिंग, इनकी क्या भूमिका है। साथ में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार और सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन और राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आपको देखना है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले आपको देखना है आयोग। कौन कौन सा? निर्वाचन आयोग केंद्र का और राज्य का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। यहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी जो आयोग हैं ये संवैधानिक आयोग है और काफी अहम भूमिका है इनकी। तो सबसे पहले तो इन्हें पढ़ना होगा आपको यूनिट 2 में। अब पूछेगा कैसे प्रश्न आपको? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को विस्तार से लिखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में लिखिए। वयस्क मताधिकार क्या है? भारतीय राजनीति में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या निर्धारित? तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है या किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो सबसे पहले आपको तैयार रहना है बेसिक क्वेश्चंस को लेकर, एक जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, और उसका सामान्य काम क्या है या विशेष कोई 2 काम लिखिए आप। क्यों आखिर इस पद को रखा गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कहां किया गया है? तो सबसे पहले आपको इतनी सामान्य जानकारी देखना है, बहुत गहराई में नहीं जाना है। किस गहराई में जाना है फिर बोल रहा हूं, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको यूज करना ही करना है, वही आपको एक दिशा देगा। बाकी मैंने बताया कि भारतीय राजनीति किन चीजों से प्रभावित होती है, उनका प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति को या भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को लिंग या नृजातीयता किस प्रकार प्रभावित करती है। मतदान व्यवहार आखिर है क्या, और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो कारक हैं जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग, और भी चीजें, मीडिया भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है? तो और पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, साथ में सिविल सोसाइटी क्या है। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा सिविल सोसाइटी पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जन आंदोलन के भारतीय समाज या भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव है, और जन आंदोलन क्या है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है, यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आंतरिक चुनौतियां क्या है और बाह्य चुनौतियां क्या है। तो जब सिलेबस को आप कई बार पढ़ेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तब आप आसानी से देख पाएंगे कि यहां से कौन सा प्रश्न बनेगा। तो ये रही आपकी यूनिट 2, जहां पर कौन से प्रश्न बनेंगे उनको हमने देखा। कौन कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जैसे ये मतदान व्यवहार है, ये मतदान व्यवहार इस पूरे से रिलेटेड है, राइट। फिर आते हैं तीसरी यूनिट पर। तीसरी यूनिट है प्रमुख विचारक एवं संगठन। प्रमुख विचारक एवं संगठन। तो इस पूरी यूनिट में आप 2 से 3 मुख्य चीजें देख रहे होंगे, मुख्य 3 टाइटल आपको दिख रहे होंगे। पहला इसमें आप टाइटल देखेंगे कुछ संगठन के बारे में। दूसरा चीज आप देखेंगे इसमें मीडिया के बारे में। और तीसरी चीज आप देखेंगे विचारक के बारे में। तीसरी यूनिट में 3 चीजें हैं। एक है आपके संगठन, दूसरा है आपकी मीडिया और तीसरा है आपका विचारक। देख लीजिए, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, और इस भागीदारी के साथ आप देखेंगे समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन। तो ये जो संगठन है और निर्णय प्रक्रिया और लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों की किस प्रकार से भागीदारी उसमें करना चाहिए जिससे लोकतंत्र बना रहे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जैसे हम लोकतंत्र के बारे में ये वाली लाइन पे हम बात करें, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र आखिर है क्या। लोकतंत्र आखिर है क्या। लोकतंत्र के प्रकार, कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और कहां है, इसकी विशेषताएं क्या है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और कहां, किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहां प्रत्यक्ष है, और इनकी विशेषताएं बताइए। तो पहले प्रश्न तो यही पूछे जाएंगे। फिर लोकतंत्र का मतलब जब आप जानेंगे तो देखेंगे कि यह लोगों के लिए लोगों का शासन है। तो लोगों के लिए लोगों का शासन, तो लोगों का शासन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस शासन में, निर्णय प्रक्रिया में किसकी भागीदारी होगी, नागरिकों की, अर्थात लोगों की भागीदारी होगी। तो उस भागीदारी को बढ़ाने में क्या समस्याएं आ रही हैं, और अगर समस्याएं नहीं आ रही तो क्या आप यह कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व या पर्याप्त भागीदारी है लोगों की, या नहीं है, तो किस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। और पूरा दोनों लाइन का सीधा सा यही मतलब है। अब आप फिर से जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में टिक होगा कि अच्छा ये मतलब है, और इससे ये प्रश्न आएंगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संस्थाओं में लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है उसके बारे में। फिर निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है, लोगों के लिए जो शासन किया जा रहा है, लोगों के लिए जो नीति निर्माण हो रही है, तो नीति निर्माण करने में भी दूसरे लोग रहेंगे ना, तो वो लोग हैं या नहीं है, नागरिकों की भागीदारी है या नहीं है, उसके बारे में। इसके बाद जब हम दूसरे लाइन पे आएंगे तो समुदाय आधारित संगठन। समुदाय आधारित संगठन का मतलब होता है कि इसमें एक समुदाय समान उद्देश्यों के लिए आगे आएगा, साथ मिलके उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वह समुदाय किसान समुदाय हो सकता है, जनजातीय समुदाय हो सकता है, व्यापारिक संगठन हो सकते हैं, और कई बार इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम आपको अगर यहां पे लिख के आ जाए दबाव समूह, तब भी आप परेशान नहीं होंगे। वह क्या होगा, समुदाय आधारित संगठन ही है दबाव समूह। कि अपने लिए इनकी कुछ मांगे होती हैं, इनके कुछ लक्ष्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं,
तो ये है समुदाय आधारित संगठन। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा? यही ना पूछा जाएगा कि क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इनकी विशेषताएं कैसी रहती हैं, भारत में इनका राजनीतिक उसमें क्या प्रभाव है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है। फिर गैर सरकारी संगठन एनजीओ, गैर लाभकारी संगठन जो एनजीओ आप हर समय सुनते रहते हैं, कई एनजीओ के नाम आपको पता होंगे, लेकिन पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं वहां के प्रश्नों को देख के आपको यह समझना है कि जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, उससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए। जब आप वहां देखेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि जो सामान्य रूप से प्रश्न आप सोच पा रहे हैं वही पूछा गया है कि भाई एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संगठन क्या है, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी विशेषताएं क्या होगी, इसकी भूमिका क्या है समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, लोगों के जन कल्याण के लिए क्या भूमिका अदा करता है एनजीओ। तो ये चीजें आपको यहां पे देखना है। फिर है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सहकारिता वाले चैप्टर में चाहे आप इकोनॉमिक्स में हो और चाहे यहां हो, आपको इतना पढ़ना है कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, यह अवधारणा आई कैसे, इससे क्या लाभ होंगे, और भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए क्या प्रावधान लेके आई है, इनके लिए क्या योजनाएं लेके आई है, इनका कैसे सपोर्ट करेगी वो। फिर दूसरा है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। तो आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा मीडिया क्या है, मीडिया के प्रकार क्या है। मीडिया के प्रकार में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, विशेषताएं लिखिए। प्रिंट मीडिया क्या है, विशेषताएं लिखिए। सोशल मीडिया क्या है, विशेषताएं लिखिए। इनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। समाज के बेहतरी के लिए मीडिया की क्या भूमिका है और समाज को बिगाड़ने में मीडिया की क्या भूमिका है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मीडिया के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां या समस्याएं हैं जिन्हें समाप्त करना चाहिए, और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए मीडिया किस प्रकार भूमिका निभाता है। योजनाओं की समझ विकसित करने के लिए, योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, मीडिया किस प्रकार भूमिका अदा करता है। ऐसे बहुत सी चीजों को बहुत से एंगल से आपको पढ़ना है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। फिर है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में आपको इसमें जो विचारक मिलेंगे वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक में आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो फिर आप पढ़ेंगे कौटिल्य, आप चाणक्य नाम से भी जानते हैं। फिर देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। अब इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से इनके जो राजनीतिक विचार हैं, पॉलिटी का पेपर है, एथिक्स का पेपर नहीं है ये। और जब पॉलिटी का पेपर है तो यहाँ पे इनके पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उसी के बारे में आपको जानना होगा। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनके वो विचार पूछे जाएंगे जो राजनीतिक रूप से जुड़ाव रखते हैं, पॉलिटिकल हो। इसीलिए इन्हें चौथे पेपर से हटाकर दूसरे पेपर में शामिल किया गया है, राजनीति के पेपर में शामिल किया गया है। तो आप जब इन्हें पढ़ें तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांतों, उनके विचारों को आपको पता होना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी के समाज के कल्याण, जन कल्याण, या उनके अगर कोई विचार राजनीति से संबंधित हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने राज्य का संचालन करने के लिए कोई सिद्धांत दिया हो, कोई विचार दिया हो, जन कल्याण से संबंधित कुछ हो तो आप बता सकते हैं। गांधी जी के बारे में, नेहरू जी, पटेल जी, लोहिया जी, ये जितने भी हमारे राजनीतिक विचारक हैं, इनकी राजनीतिक विचारों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे में तो आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, इतना सब कुछ है उनके बारे में कि आप फिर मेंस से हटके पीएचडी और उससे भी पता नहीं क्या क्या आप पढ़ेंगे। बहुत कुछ है उनके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन क्या इतना पढ़ना है? नहीं, इतना पढ़ना ही नहीं। तो एक अपनी हद तय करनी है, लिमिट तय करनी है, ऐसी लिमिट तय करनी है कि आपको मुख्य परीक्षा में सफलता भी मिल जाए और उनके संबंध में थोड़ा सा विश्लेषणात्मक आपके पास नॉलेज भी आ जाए कि कल को आपसे पूछा जाए उनके संबंध में कोई ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन इंटरव्यू में, वहां भी आप जवाब दे पाए। तो उद्देश्य है आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना। तो आपको अपनी हदें तय करनी होगी कि हमें इतनी बुक्स पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ये वाला सोर्स देखना है और उत्तर लेखन करना है। बहुत ज्यादा प्रकांड पंडित आपको बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पीएचडी के लिए लगे हुए हैं, किसी अन्य कोर्सेज के लिए लगे हुए हैं, आप पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ना मना नहीं है, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक लिमिट है और उसको आपको बनाए रखना होगा। ना बहुत कम पढ़ना है, ना बहुत ज्यादा पढ़ना है, जो जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट 4, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। अब राजनीतिक संरचना में आप देखेंगे कि भारत को कई राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विभाजित किया गया है। इसी प्रकार जब आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसे कई जिलों में विभाजित किया गया है और जिलों का नेतृत्व कौन करता है, जिलों का प्रशासन कौन संभालता है? जिला कलेक्टर। और ये जिले संभाग के अंतर्गत आते हैं और वहां बैठते हैं कमिश्नर। और इन सब से ऊपर एक सचिवालय भी होता है। तो पूरा नियंत्रण का जो एक सीक्वेंस बना हुआ है, उन सबको आपको इसमें देखना है। फिर देखना है आपको कि मुख्यमंत्री, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में जानकारी, महाधिवक्ता के बारे में जानकारी, तो ये सब कुछ आपको देखना है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, फिर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और नए जिलों का गठन किस प्रकार से क्रमशः हो रहा है, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे पूछ लिया कि वर्ष 2000 के बाद गठित नवीन जिलों के बारे में लिखिए, तो आपको लिखना है भाई सन 2000 के बाद कौन कौन से जिले बने हैं, वो आप बताएंगे। पूछ लिया एक छोटा प्रश्न कि वर्ष 2024 में किन नवीन जिलों का गठन किया गया है, तो आपको आना चाहिए। 2013 में कौन सा किया गया था, वो आना चाहिए आपको। 8 में कौन किया गया था, वो आना चाहिए आपको। तो ये जनरल नॉलेज ही है। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन देख लिया, तो राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया कि भाई राज्यपाल का पद का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, किस भाग में, किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं, उसकी भूमिका केंद्र और राज्य संबंध के बारे में उसकी क्या भूमिका है। और कुछ प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न कहाँ आपको पता चलेंगे, वो प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से मिलेंगे, जो कि एग्जाम गुरुजी आपको सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में आपको फिर देखना है मुख्यमंत्री जी के बारे में। भाई मुख्यमंत्री का जो पद है उसमें देखेंगे कि भाई मुख्यमंत्री का पद, उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, क्या भूमिका है उनकी, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा का संगठन और उसकी शक्तियां क्या है, अध्यक्ष की, जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी भूमिका, और विपक्ष की भूमिका क्या है और विपक्ष के नेता की भूमिका क्या है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए,
अब जब आप पढ़ रहे थे तो इसको ध्यान दिए थे कि ये हेडिंग है हमारे, इसमें टाइटल है, तो इसको छोड़ना नहीं, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। तो भले ही आप 8-10 लाइन पढ़े हैं, लेकिन आप पढ़ के गए हैं, टच किए हैं उसको, इस लाइन को आप टच करके गए हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उत्तर लेखन कर पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी आप पढ़िए न्यायपालिका को एक साथ पढ़िए। इससे होगा क्या, होगा ये कि भले ही इन यूनिट्स में इन चीजों को विभाजित कर दिया गया है, किसी को यूनिट 1 में डाल दिया गया है तो किसी को यूनिट 2 में, जैसे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का यहाँ है संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, लेकिन वहीं हम पढ़ चुके होंगे पहले, क्योंकि हमारा प्लान है क्या, साथ में पढ़ लेंगे। तो यहाँ आपका समय बचेगा, यहाँ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश की विधानसभा को आप लोकसभा राज्यसभा के साथ पढ़ लेंगे। जब पढ़ लेंगे तो ये वाली यूनिट के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। ऐसे ही आपको अध्यक्ष और विपक्ष की भूमिका, वहां जैसे लोकसभा में विपक्ष के नेता की पढ़ेंगे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की पढ़ेंगे, तो ये वहीं क्लियर हो जाएगा आपका। फिर राज्यपाल का भी आपको वहीं पढ़ लेना है जब आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो चीजों को किस प्रकार से पढ़ना है, सोर्सेस का किस प्रकार से यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। तो जो आपको 5 यूनिट दिख रही है, उसको कहां कहां आपको मैनेज करना है, वह आपको आना होगा, जानना होगा। ठीक है। फिर जवाबदेही एवं अधिकार। तो जवाबदेही एवं अधिकार, तो जहां जवाबदेही रहती है वहां अधिकार दिए जाते हैं, और जहां अधिकार है किसी को कोई कार्य करने के लिए, कोई पावर दिया गया है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। बताना होगा कि आपने इन कार्यों के लिए जो अधिकार प्रयोग किया है, तो क्या वह कार्य उस अधिकार के हिसाब से किया है, और क्या वह कारणों के आधार पर सही है या गलत, ये सब रहेगा। तो जवाबदेही एवं अधिकार से संबंधित यह कुछ आयोग हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। वो आयोग हैं प्रतिस्पर्धा आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, फिर सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम। तो ये जो संविधानेतर और ये आपके आयोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सभी आयोग आपको यहाँ पे कवर करने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आयोग हम पहले वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब आप आयोग पढ़ने बैठे हैं तो आप पहले तो डिवाइड कर लीजिए उसको। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे कि आपको पहले संवैधानिक आयोग पढ़ लेना है, फिर सांविधिक आयोग को पढ़ लेना है, और संविधानेतर आयोग को पढ़ लेना है। तीनों का डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि हौच पौच नहीं होगा दिमाग में, आपसे सामान्य पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग के बारे में लिखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, तो आप यह पहले से जानते हैं कि यह संवैधानिक आयोग है, तो आप पहली लाइन बता सकते हैं कि यह एक संवैधानिक आयोग है। दूसरा बताएंगे प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद इतने इतने में है। संघ लोक सेवा आयोग का आया, उसके लिए भी पॉइंट आ गया, और अनुच्छेद चेंज कर देंगे आप, खाली भाग चेंज कर देंगे खाली, और बढ़िया हो जाएगा वो। ठीक है। अब ये तो रही आपकी चौथी यूनिट। अब 5वीं यूनिट में देखते हैं। 5वीं यूनिट में है मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन एवं प्रशासन के बारे में। तो मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में जो भी हम चीजें यहाँ देखेंगे, पंचायती राज से रिलेटेड भी रहेगी, जिला स्तर पर जो हमारा प्रशासन बैठता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज के बारे में ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ना है, इसके पहले भी यह सिलेबस में शामिल था, यहाँ भी पढ़ना है। तो पंचायती राज हो, उसके संगठन और शक्तियों के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है। फिर आपको शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात शहरी, जो आप नगर पालिका, नगर निगम ये सब पढ़ते हैं, वो पढ़ना है आपको। नगरीय स्वशासन के बारे में, तो उसके संगठन कैसे होंगे, उसकी शक्तियां कैसे होंगी। फिर स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का क्या महत्व है। क्या स्थानीय स्वशासन को सिर्फ अधिकार देना है, या उसके राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकारों के साथ जरूरी है कि उन्हें वित्तीय अधिकार भी दिए जाएं। क्या बिना पैसे के विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व, जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि फाइनेंस का कितना बड़ा रोल है स्थानीय स्वशासन में।
क्योंकि उनके पास नॉर्मली फंड होते नहीं है, तो उन्हें फंड प्रोवाइड कराना होगा, तब वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस संबंध में हम देखेंगे। तो कुल मिला के पंचायती राज और नगरीय प्रशासन जो है, नगरीय सुशासन की बात है, वो हम पहले इसमें पॉइंट में पढ़ेंगे पूरा। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रशासन में सचिवालय, मुख्य सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका। कुल मिला के जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, ऊपर से लेके नीचे तक, सचिवालय से लेके और नीचे कर जो अधिकारी हैं, मैं कहता हूं कि सरपंच में जो सचिव है, सचिव से लेकर उस सचिवालय तक जो भोपाल में है, उसको पूरा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यह आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरा पढ़ना है इसमें। फिर आपसे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा कि सचिवालय, मध्य प्रदेश के सचिवालय के बारे में लिखिए, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फिर मुख्य सचिव की क्या भूमिका है प्रशासन में, वो आप बताएंगे। उसके क्या कर्तव्य हैं, वो बताएंगे। फिर मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के बारे में टिप्पणी कीजिए। फिर जिलाधीश की क्या भूमिका होती है, कलेक्टर की क्या भूमिका होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय पिछड़े वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान। तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है। यह सीधा सीधा प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में आने के लिए तैयार है, आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है, विस्तार से लिखिए या टिप्पणी कीजिए। तो ये एक टॉपिक बना के और इसका उत्तर लिखना है आपको, सीधा सीधा आएगा ये। फिर है नक्सली समस्या पर विस्तार से लिखिए, यह पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में जनजातीय पिछड़े एवं वंचित वर्गों का उत्थान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है, या राजनीति इन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, या राजनीति इनके लिए क्या कर रही है, इनकी भलाई के लिए, खुशहाली के लिए क्या योजनाएं ला रही है, इसका थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं जो हाल ही में आपको देख रहे हों, उन मुद्दों के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। भाई चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव का ट्रेंड क्या रहा, उसमें किस चीज की भूमिका रही सबसे ज्यादा, कौन से ऐसे चीजें फैक्टर थे जो चुनाव को प्रभावित कर दिए, जैसे लाडली बहना योजना हाल ही के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर गई। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन से ऐसे समसामयिक मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण बहुत प्रभाव डाल सकता था और डाला भी होगा, महिलाओं की हिस्सेदारी, मातृ शक्ति बंधन विधेयक जो आया है वो, ऐसे कई संगठन हो सकते हैं, कई दबाव समूह हो सकते हैं, सीधी में पेशाब कांड। तो ऐसे कुछ समसामयिक घटनाएं हो जाती हैं जो राजनीति को बहुत प्रभावित करती हैं। तो आपको देखना है मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं। छोटे छोटे से प्रश्न यहां से निकल के आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये था हमारा यूनिट 5। यहां पर जो चर्चा की गई है सिलेबस डिकोडिंग की, इसके बाद आपको इस वीडियो को एक दो बार देखना है, फिर आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस को पढ़ना है, फिर जब दोबारा फिर से एक बार सिलेबस को पढ़िए इस, और पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, यूनिट वाइज अलग देखिए उसको। इन दोनों को देखने के बाद फिर देखिए कि कौन से संस्थान की कौन सी नोट्स हमारे लिए बेस्ट। और मैं दावा करता हूं एग्जाम गुरुजी के नोट्स जब आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि कौन कौन से पहले प्रश्न आए हैं जिनके उत्तर आपको उस नोट्स में दिखेंगे। साथ में जो ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं वो सब टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। तो हमने क्या चर्चा की, हमने चर्चा की कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो सिलेबस दिया गया है पेपर 2 पार्ट ए का,
वह किस प्रकार से बनाया गया है और उसे पढ़ना कैसे है, वहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे और उसका आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, उसके सोर्सेस क्या होंगे और तैयारी को धार देने के लिए क्या जरूरी है। और उसी के लिए सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम एग्जाम गुरुजी लेके आया है, जिसमें एनरोलमेंट चालू हो गए हैं। अगर अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो देर मत करिए, क्योंकि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको नए पाठ्यक्रम 2024 पर आधारित संपूर्ण मुख्य परीक्षा के नोट्स इसके साथ फ्री में मिल रहे हैं। साथ में आपको 60 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और 40 से ज्यादा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो आपको चयनितों के साथ या जो लोग लगातार मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे सीधे संवाद करने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको एग्जाम गुरुजी के कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क करना है। सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम को 15 महीने के लिए किस प्रकार से इसके सिलेबस को तोड़ के बनाया गया है, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें और वीकली टेस्ट दे सकें। इस संबंध में आपको बहुत जल्दी YouTube में एक वीडियो मिलेगा, जिसे लेकर आ रहे हैं नीलेश तिवारी सर। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से आप मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम खंड को किस प्रकार से पढ़ना है और कौन से सोर्सेस को तवज्जो देनी है, आप समझ गए होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं उसमें ईश्वर आपको सफल बनाए, हम भी बढ़ें और आप भी बढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।